नमस्कार, मैं कौशिक घोष आप सबका स्वागत करता हूँ फ्री नीट जेई प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिकी की दुनिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल तो या फिर बोल सकते हैं कि नीट और जेई में सवाल तो पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाइक ए टेलर ऑफ ए मूवी ये चैप्टर जो है। और हम जैसे कहीं पे जाते हैं तो उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे रहना है, ये सब ऐसा ही है। समझिए कि इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया गया है, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, रूल्स ऑफ नेचर्स के बारे में, कुछ फंडामेंटल लॉज है उसके बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि एक फिजिसिस्ट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक साइंटिस्ट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कब हम किसी फैक्ट को साइंटिफिक मानेंगे, और फिजिक्स का स्कोप क्या है, दायरा कैसा है फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिकी का दुनिया का जो स्कोप है कहाँ से कहाँ तक है वो, ये भी हम जानेंगे। और फिजिक्स का क्या टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पे क्या इम्प्लीकेशंस है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फिजिक्स क्या है ये जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है, क्योंकि फिजिक्स नेचुरल साइंस का ही एक ब्रांच है। जैसे बायोलॉजी है और भी है, केमिस्ट्री है, ऐसे ही फिजिक्स नेचुरल साइंस का एक ब्रांच है। तो ये साइंस का जो ओरिजिन है ये लैटिन वर्ब साइंस से आया है, और जिसका मतलब होता है टू नो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैटिन लोगों को ही वही लोगों को ही साइंस का मतलब मालूम था, तो हमारे पूर्वजों को भी मालूम था। तो संस्कृत में एक वर्ड है बीजानम करके, और अरबी में भी एक वर्ड है इल्म करके। तो इन सभी चीज़ों का मतलब एक ही होता है नॉलेज। तो हमारे जितने भी सभ्यताएं थे, सिविलाइजेशंस थे, जो ओल्ड सिविलाइजेशंस थे, चाहे वो मेसोपोटामिया से लेकर के हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी चाइनीज सिविलाइजेशन थे, बहुत से थे सिविलाइजेशन। तो उन सभी सिविलाइजेशंस में अलग अलग जगहों में साइंस डेवलप हुई। बाद में जब लोग मिलने लगे एक दूसरे से इन सारे सिविलाइजेशन से, तो तब ये साइंस ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह में गया, साइंस और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्म हुआ। तो हम जान लेंगे साइंस का डेफिनेशन क्या है। अब साइंस जो होता है ना, ये कुछ भी कह देने से उसको हम साइंस नहीं मानते थे हैं। वो और कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भी एक स्टेटमेंट ले लो, उसको हम साइंस नहीं कहते हैं। उसको साइंस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया और बोल दिया कि ये साइंस है क्योंकि मेरे दादाजी ने बोला है। ऐसा नहीं होता है। वो आपका अंधभक्ति हो सकता है, श्रद्धा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुपरस्टिशन हो सकता है, लेकिन साइंस नहीं हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ को अगर साइंस होना है तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। और जैसे एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया गया है, अगर उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना। तो साइंस से हम जो नॉलेज हमको मिलते हैं उससे हम फिर उस नॉलेज को हम नेचर को, नेचर की जो फेनोमेना होते हैं उसको समझने में, उसका प्रेडिक्शन करने में, उसको हमारी मतलब हिसाब से मैनिफेस्टेशन करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये गया साइंस का डेफिनेशन। और ये जो साइंटिफिक जो एंडेवर इंसान का, ये जो साइंस ये आया कैसे इंसान के माइंड में, ये आया कैसे। बेसिकली वो जब हमने आसपास में नेचर को देखता था तो उसके मन में बहुत से कुछ सवाल आते थे। जैसे कि यहाँ पे कुछ सवाल लिखा भी गया है, देखिए, फायर देयर इज डे एंड नाइट, क्यों दिन और रात होता है, क्यों ये आसमान में इतने सारे चमकीले जो ब्राइट जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होता है वो आसमान में क्यों है, क्यों टाइड्स होता है, रेनबो क्यों, इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, इग्लिप्सेस क्यों होता है, और ये जो मौसम का बदल जाना ये क्यों होता है। इसका मतलब वो इन सभी चीज़ों को देखकर वो सरप्राइज होते थे, उसका मन में जिज्ञासा आता था। और कुछ तो उसको
नेसेसिटी भी थी कुछ, मतलब कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वो ये सब तीनों चीज़ों से, मतलब वंडर, क्यूरियोसिटी और नेसेसिटी से उसका दिमाग में एक सोच चलता रहा, और उसी सोच से साइंस का इन्वेंशन होता रहा। और वही जो नॉलेज वो अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, चाहे वो रिटर्न फॉर्मेट में ही हो या मुंह बोली हो, या फिर मतलब बोलते बोलते, मतलब वो लोगों की बातों में, ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो ट्रांसफॉर्म होते गए। तो इसी तरह से हम हमारे पूर्वजों ने आग जलाने से लेकर, मतलब पाया, यानी जो उसका डिस्कवरी से लेकर के आज की ज़माने का जो डिजिटल दुनिया है, यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तैयार कर लिया। अब देख सकते हैं कि एकदम हमारी इंसान अब डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं। कहते हैं कि हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब की दुनिया में हम जी रहे हैं अब। लेकिन ये जो रास्ता था ये बहुत कम नहीं था, ये बहुत ही एक कठिन रास्ता था। इंसान को बहुत टाइम लगे, सालों लगे, और बहुत से लोगों की मतलब कंट्रीब्यूशन से ये बना। हालांकि हम देखने वाले हैं कि कौन कौन कैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, कौन कौन सा कंट्रीज से, रीजन से, कॉन्टिनेंट से कंट्रीब्यूशन आया है, ये सब भी हम जानने वाले हैं आगे। तो ये जो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड जिसे साइंटिफिक मेथड कह रहे हैं, वो क्या है, वो कौन कौन सी रास्ते हैं जिससे गुजरने के बाद हम किसी भी चीज़ को साइंस मानते हैं, किसी चीज़ को हम साइंस मानते हैं, या फिर हम एक रोड मैप दिखाए है। पहले तो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मतलब, और वाइड ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिया छोड़ दिया, एकदम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन लेने का कोशिश करते हैं। चाहे वो ऑब्जर्वेशन क्यों ना बेयर आइज से ही हो, या फिर कुछ टूल्स के जरिए हो, या जैसे कि माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, और भी कुछ चीज़ें, जैसा चीज़ होगा वो ऑब्जर्वेशन करने लायक। तो उस हिसाब से हम पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी लैब में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं हम। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होता है, इसमें हमारे हाथ में होता है सारे पैरामीटर्स। हम चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, किसी चीज़ को कम कर सकते हैं। इस तरह से हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से हम डेटा लेते हैं, यानी कि हम डेटा इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद उन डेटाओं का पहले तो क्वालिटेटिव रीजनिंग होता है। क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब कौन सा चीज़ किस चीज़ से ज़्यादा है, कौन सा चीज़ किस चीज़ से कम है, इस तरह का कुछ क्वालिटेटिव, मतलब इस तरह का कुछ हम रीजनिंग करते हैं। उसके बाद उसका एकदम प्रिसाइज क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है, कुछ संख्या बताया जाता है कि ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, एकदम संख्या में बताया जाता है। और उसके बाद ये रीजनिंग के बाद, रीजनिंग हो जाने के बाद हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, फार्मूलाए बना लेते हैं, और उस फार्मूला से हम उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी फिनोमेना का हम उस फार्मूला से प्रेडिक्शन करता है, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो प्रेडिक्शन है वो नेचर में जो हो रहा है क्या उसके साथ मिल रहा है, क्या वही हो रहा है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस फार्मूला से असल में। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं, और आइदर वो ट्रू हो जाता है, हमारी प्रेडिक्शन सही निकला तो हमारा लॉज ठीक है, फार्मूला ठीक है, साइंस ठीक है। और अगर नहीं आया तो फॉल्स हो गया, फिर से हमें ढंग से ऑब्जर्वेशन लेना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है। तो होता ही रहता है, मतलब साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये फाइनल हो गया, ये थ्योरी आ गया तो ये फाइनल हो गया। हर रोज इसका चेंज होता है, हर जमाने में, मतलब टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, हम नए नए चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, नए नए लॉज आते हैं, पुराने लॉज कैंसिल हो जाते हैं, कुछ लॉज में कुछ एडिशन हो जाता है, कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं उन लॉज में से। तो ऐसा होते ही रहते हैं। ये साइंटिफिक एटीट्यूड का एक ये है। हम नहीं बोलते हैं कि हम रिलीजन का कि हमारी ये स्क्रिप्चर में लिखा गया है तो यही है, हम उसके आगे और कुछ नहीं मानेंगे। साइंस रिलीजन नहीं है। साइंस का जो मतलब है वो ऐसा ही होता है, हम ओपन माइंडेड होता है। हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन कुछ मिल गया, हमें कुछ डेटा ऐसा मिला कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है, थियोरीज है, उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो हम उसको, उस थ्योरी को फेंक देंगे, और नया थ्योरी के लिए, नया मैथमेटिकल मॉडल के लिए हम फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, और उससे थ्योरियाँ बनाएंगे नया नया। तो अब आएंगे हम फिजिक्स क्या है।
तो फिजिक्स जो है, इनका जो दायरा है ये बहुत ही वाइड है, वास्ट है। आपको सबसे पहले तो समझ लेना है, जैसे ये एक नेचुरल साइंस का ब्रांच है, तो फिजिक्स साइंस ही है, साइंस का एक ब्रांच ही है। तो ये जो फिजिक्स होता है, इसमें हम बेसिकली फिजिक्स में हम जो नेचर का जो बेसिक लॉज होता है उसका स्टडी करते हैं, और उसका मैनिफेस्टेशंस यही हम स्टडी करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया गया उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेना। ये जो वर्ड फिजिक्स है ना, इसका जो ओरिजिन है ये ग्रीक ओरिजिन है। इसका जो ओरिजिन है ये ग्रीक ओरिजिन है। और अब याद रखिएगा कि इसका मीनिंग जो होता है नेचर, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर, तो इसका मतलब यही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को, इंडियन एंसेस्टर्स को पता नहीं था फिजिक्स के बारे में, उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किए हैं और उसको भौतिकी बोलते थे। हम आप भी बोलते हैं कि भौतिकी, भौतिकी का दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड। तो ये फिजिक्स का ओरिजिन जो है ग्रीक ओरिजिन है, ये इसका मतलब नेचर हो गया। और फिजिक्स क्या है, कहाँ है फिजिक्स, ये अगर कोई पूछता है मुझे, तो इसको बोल सकते हैं कि हर जगह फिजिक्स है। इसका जो स्कोप है ये बहुत वाइड है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स का कोई ना कोई रूल है, कोई ना कोई रूल जरूर काम कर रहा है इसमें। अगर फिजिक्स क्या है ये मुझसे पूछोगे तो मैं ऐसे ही बताऊंगा कि पहाड़ से झरना का उतरना, इंद्रधनुष का बनना, आसमान का नीला होना, हवा का चलना, और मौसम का बदल जाना, बारिश होना, और उसी बारिश में चलते वक्त छतरी को एक पर्टिकुलर एंगल में रखना ना भीगने के लिए, इन सब में फिजिक्स है। ये जो आप छतरी को एक पर्टिकुलर एंगल में रखते हो ना बारिश में चलते वक्त, जाने अनजाने में वहाँ पे भी एक फिजिक्स का रूल ही आप अप्लाई करते हो। ये जो आप मुझे फोकस में रख के देख रहे हो या तो कि मुझे सुन पा रहे हो, उसमें भी फिजिक्स है। ये जो गाना, ये जो गर्म चाय फूक फूक कर आप चुस्की लगाते हो ना, उसमें भी आप जाने अनजाने में फिजिक्स का ही प्रिंसिपल लगाते हो। अगर किसी भी चीज़ को हम, मतलब अगर ज़्यादा उसमें एवापोरेशन होंगे तो वो कोल्ड हो जाएंगे, ये फिजिक्स का ही रूल है। आप जो केले के छिलके में पैर रख के फिसल गए थे ना, वो भी फिजिक्स का ही कारनामा था। जब आप गुस्से में आके किसी को मुक्के मारते हो, तब भी आप फिजिक्स ही लगाते हो, तब भी फिजिक्स काम करता है। आप गुस्से में आते हो, आपका ब्रेन से न्यूरॉन के थ्रू आपका मसल में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजा जाता है, और आपका हाथ वो मैकेनिकल एनर्जी किसी के ऊपर प्रयोग करता है। तो ये है फिजिक्स का दायरा। थोड़ा सा बताया, ऐसा ही नहीं है कि इतना ही है फिजिक्स का दायरा, फिजिक्स का दायरा कुछ और ही है। थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए और आपको मुझ में ये बताया हमें। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स के साथ जो मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स पढ़ना, बिना अल्फ़ाबेट को जाने, बिना ए बी सी डी अ क ख जाने कहानी लिखने के बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स के बिना चल नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स फिजिक्स का स्लेब नहीं है। रिचर्ड फाइनमैन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, यूट्यूब में उसका वीडियोस भी है, आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट ए स्लेव ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का स्लेब नहीं है। ऐसा कई सारे मैथमेटिक्स का थ्योरी है जिसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो कभी फिजिक्स में प्रयोग नहीं हुआ, वो अपने आप में एक मैथमेटिकल थ्योरी है। लेकिन ऐसा भी हुआ कि फिजिक्स का प्रयोजन में, मतलब फिजिक्स को जरूरत हुआ इसलिए मैथमेटिक्स डेवलप हुआ। कैलकुलस को ही मान लीजिए, न्यूटन ने जो कैलकुलस दिया वो किस लिए दिया? वो जब इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे थे, ग्रेविटेशन को समझ रहे थे,
तब उसको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ रहे थे। वो टूल्स उसकी समझ को आसान कर देते थे, उसको फार्मूला बनाने में बहुत मदद करते थे, इसलिए उन्होंने कैलकुलस बना दी। और एक मैथमेटिक्स का कितनी बड़ी फील्ड आ गई आज। तो ऐसा होता रहता है। मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज कहा जाता है, इसलिए वो और कुछ नहीं, एक लैंग्वेज के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ही मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, खास करके जेई या आईआईटी जेई और नीट में प्रॉब्लम्स ही आते हैं ज़्यादातर, तो समझते हैं कि ये तो मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं है। अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस का कोई फिजिकल मतलब नहीं निकालता है तो उस मैथमेटिक्स का फिजिक्स में कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जो आप 11th में 12th में पढ़ते हो, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप आगे भी जितना भी फिजिक्स पढ़ोगे उन सब का काम आएगा। उससे भी अधिक नॉलेज चाहिए होगा तब आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाएगा फिजिक्स में। लेकिन आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं 8-9 लेक्चर ऐसा बना दूं कि जो टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में यूज़ होता है, खास करके आपके ये 11th 12th में जो यूज़ होता है, उसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज बना दूंगा मैं, अगर आप कमेंट करके बोलते हो कि ऐसा बनाना चाहिए तो। अब ये जो फिजिक्स है ना, ये दो जगह पर बहुत जोर देता है, दो चीज़ पर जोर देता है ये, जिसे थ्रास्ट एरिया कहा जाता है। एक तो है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। ये यूनिफिकेशन क्या है? अच्छा, ये जो प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया यूनिफिकेशन, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। हम जो भी चीज़ें, जितने भी फिनोमेना हमारे आसपास में नेचर में देखते हैं, उसके हम कम से कम लॉज से, कम से कम फिजिक्स का जो लॉज होता है उससे एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं हमेशा से। ये तो आइंस्टाइन का, ये एक मतलब उसका ज़िंदगी का एक मकसद ही रहा है कि एक फार्मूला से, किसी एक फार्मूला से मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हालांकि वो कर नहीं पाए, अब भी उस पर रिसर्च जारी है, चल रहा है रिसर्च, लेकिन वो कर नहीं पाया ऐसा। तो कुछ चीज़ें यूनिफाई हुआ भी है, आगे जाकर दिखाएंगे कि कुछ कुछ फील्ड्स यूनिफाई हो गया है अब तक का जितना भी एफर्ट्स हुआ है। तो ये गया यूनिफिकेशन। हम फिजिक्स में ये भी करते हैं, आप देखे होंगे कि कुछ एक सिस्टम बना देते हैं, जैसे यूनिट्स का एसआई सिस्टम बना दिया हमने, ताकि हम सबको मतलब एक साथ हम काम कर सके। जो भी हम थियोरीज बनाए, लॉज बनाए, जो भी बनाए, जो भी कैलकुलेशन करें, हमें एक दूसरे से, पूरा दुनिया का साइंटिस्ट एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। दूसरा है रिडक्शनिज्म। ये भी एक अहम मुद्दा है फिजिक्स का। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ हमारे सामने आएंगे, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाएंगे हमारे सामने, हम उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। एकदम मैक्रोस्कोपिक से शुरू करेंगे और उसका रिड्यूस करते 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 हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि उसका रूट पर आ जाएंगे। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे हम आ जाएंगे उसका। इसे कहते हैं रिडक्शनिज्म। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का एक ब्रांच है, जिसमें टेम्परेचर से हम डील करते हैं, हीट से डील करते हैं, बहुत से एंट्रोपी वगैरह बहुत सी चीज़ों से डील करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। लेकिन ये टेम्परेचर का ओरिजिन क्या है, ये टेम्परेचर क्यों अराइज होता है? किसी एक गैस को मतलब एक कंटेनर के अंदर रख दिया, उसका टेम्परेचर वेरी कब हो जाता है? हम जब हीट करते हैं उसमें क्या होता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे? इसको समझने के लिए फिर काइनेटिक थ्योरी आए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आए। तो इस तरह से रिड्यूस होते होते आते हैं फील्ड्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स हम जानेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि फिजिक्स का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक है। माइक्रोस्कोपिक यानी एटॉमिक, न्यूक्लियर, जितना हम जानते हैं, न्यूक्लियर लेवल तक हम जानते हैं, सब न्यूक्लियर लेवल तक हम जानते हैं। और मैक्रोस्कोपिक यानी ये जो हमारे, हम जिस मतलब मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो सब कुछ है, ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो गया। और इन दोनों का बीच का जो वर्ल्ड है वो मेसोस्कोपिक वर्ल्ड कहा जाता है। ये जो दोनों का बीच का वर्ल्ड, ये मेसोस्कोपिक कहा जाता है। तो हम मास लेंथ मास लेंथ
और टाइम के दायरे में हम जानेंगे कि फिजिक्स का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। आप एक्सक्लेम्ड हो जाओगे कि ये ऑर्डर कितना है, ये मास का जो ऑर्डर है ये 10⁻60 ऑर्डर का है, इतना है इसका रेंज। हम जैसे कि सबसे छोटा मास हम क्या कह सकते हैं, केजी में हम मास को ये करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना ऑर्डर का होता है, 10⁻30 केजी, इस ऑर्डर का होता है। अगर हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, हालांकि इससे छोटा भी मास होता है, लेकिन इससे ही हम शुरू कर लेते हैं और यहाँ से चलकर हम आगे बढ़कर मैक्रोस्कोपिक में मास ऑफ द यूनिवर्स को हम पकड़ के चलते हैं। मास ऑफ द यूनिवर्स कितना होगा, 10⁻52 केजी। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये आगे हम जानेंगे, पढ़ेंगे इसको कैलकुलेट करने कितना गैलेक्सी से कितना स्टार्स है उसमें, इस तरह से एक एवरेज डेंसिटी निकाला जाता है और उस डेंसिटी से मास निकाला जाता है, एक स्टार का एवरेज मास निकाला जाता है और उससे जितना भी स्टार्स है जितना भी नॉन यूनिवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना स्टार्स है, उसे मल्टीप्लाई करके ये निकाला जाता है। तो इतना बड़ा है मास का जो स्केल मैं बोल रहा था ना, कितना 50, 60, 70, 80, 10⁻80 ऑर्डर का जो ये है, ये आपका मतलब ये एनसीईआरटी में शायद 10⁻55 है ये। तो इतना बड़ा रेंज है, फिजिक्स का स्कोप है, मास का रेंज जो बोल रहा हो इतना है। अब लेंथ का देखते हैं, लेंथ का कितना है। लेंथ का जो है सबसे छोटा लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो यह है प्लांक लेंथ। ये प्लांक लेंथ क्या है मैं बता रहा हूँ, पहले बता देते हैं कि इसका नंबर कितना है। इसका नंबर है 10⁻⁻35 मीटर में, 10⁻⁻35 मीटर। और अगर रेडियस ऑफ द यूनिवर्स को माने तो नियरली इक्वल टू 10⁻26 है। तो ये है लेंथ स्केल जिसमें नेचर ऑपरेट करते हैं, जिसमें ब्रह्मांड ऑपरेट करता है। अच्छा, ये प्लांक लेंथ क्या है, ये एक्चुअली ये जो मास लेंथ टाइम है ना, इसको हम इंसानों ने मतलब हमारे ज़रूरत के हिसाब से इसको बनाया है, लेकिन एक्चुअल में इस ब्रह्मांड में 3 ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एक तो हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट h, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा हो गया स्पीड ऑफ लाइट। ये तीनों ही है। अब आगे हम चल के यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस तीनों से कैसे ये प्लांक लेंथ प्लांक टाइम इसको हम निकाल सकते हैं। तो मेनली इन तीनों कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट से ही हम ये प्लांक लेंथ निकाले हैं। ऐसे ही जो प्लांक टाइम है उसका भी हम मतलब निकाल सकते हैं इन तीनों कांस्टेंट से वैल्यू, वो है 10⁻42 उसका वैल्यू। अब चिंता मत करिए, ये आपको निकल के दिखाएंगे अगला चैप्टर में कैसे किया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस से भी दिखाएंगे कि टाइम एक्चुअली क्या होता है, लेंथ एक्चुअली क्या होता है। तो इसका जो हाईएस्ट रेंज है टाइम का, ये क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये कितना पुरानी है, कितना ओल्ड है ये? 13.7 बिलियन ईयर, यानी कि 10⁻17। अगर सेकेंड में, ये सेकेंड में हम ले रहे हैं टाइम जो है, ये 10⁻42 सेकेंड है, तो इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 10⁻17 सेकेंड होता है ये। तो इतना बड़ा टाइम स्केल में यूनिवर्स ऑपरेट हो रहा है और हम जी रहे हैं एक नैरो रीजन में। कितना नैरो है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये जो मास है 10⁻⁻4 से ज़्यादातर 10⁻3, ये जो लेंथ है 10⁻⁻4 से 10⁻4 तक है, ये जो टाइम है 10⁻1 से 10⁻7, इसी रेंज में ज़्यादातर हम जीते हैं। लेकिन अब पूछेंगे कि हम क्यों, ये जो इतने बड़े रेंज है फिर भी हम क्यों इतनी छोटी सी रेंज में जीते हैं। एक्चुअली हमारी सर्वाइवल के लिए हमारी सेंसेस को मतलब हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होते है।
हमारी एंसेस्टर्स को किसी प्रीडेटर के हाथ से बाजने के लिए 1/10 सेकेंड ही काफ़ी था। हमारा ब्रेन का रेस्पॉन्स टाइम जो है उतना होना ही काफ़ी था, इसीलिए हमारा इवोल्यूशन ऐसा नहीं हुआ। हम 10⁻42 सेकेंड को हम मतलब समझ नहीं सकते हैं। हम 1 नैनोग्राम और 1 पिकोग्राम के बीच का फर्क हम नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली 1 किलोग्राम और 100 किलोग्राम के बीच के अंतर फर्क मतलब क्या अंतर होता है, ये हम आइडिया लगा सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं हमारी बीआर सेंसेस से। लेकिन एक बात तो सही है कि अगर हमारा न्यूरॉन को अगर इतने सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता तो हमारा ब्रेन का साइज भी कितना होना पड़ता, इतना छोटा नहीं होता हो। तो हमारे सर्वाइवल के लिए ये नैरो रेंज ही काफ़ी है। ये जो नैरो रेंज है, इस रेंज में हम दिस इज एनफ फॉर आवर सर्वाइवल, इसीलिए हम इस नैरो रेंज में जीते हैं। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक और मेसोस्कोपिक का जो सिलसिला है, जो थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें जो फिजिक्स का कौन कौन सी ब्रांचेस काम करते हैं। अच्छा, और एक बात आप लोगों को बता दें कि हम ये लोअर साइड में भी आ सकते हैं और ये हायर साइड में भी ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, जा सकते हैं। कैसे? हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। हम ठीक है, हम विजिबल माइक्रोस्कोप यूज़ करके एक रेंज तक जा सकते हैं। उसके बाद का रेंज के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, एक्सरे माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, गामा रे यूज़ करेंगे, और इसी तरह से हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। और हालांकि सारे जानकारी नहीं कर सकते, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस है टेक्नोलॉजिकल अब तक। और मैक्रोस्कोपिक दुनिया को हम कैसे झांकते हैं उस पर टेलीस्कोप के सहारे। कुछ विजिबल ऑप्टिकल विजिबल जो रेंज है उस रेंज में कुछ है, कुछ जो है कि रेडियो टेलीस्कोप्स है, यानी कि कुछ एक्सरे टेलीस्कोप्स है। उससे हम यूनिवर्स का जो भी फिनोमेना है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अभी भी जारी है, उस पर हो रहा है अभी भी। तो हम, हाँ, जो बोल रहे थे कि ये जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो दुनिया है, इस पर कौन कौन सा फिजिक्स का फील्ड्स है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। इसमें जो है ना, ये जो माइक्रोस्कोपिक है ना, इसमें हम बात करते हैं बेसिकली क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है इसे। क्वांटम, एक्चुअली ये जो है ये क्वांटम फिजिक्स है। यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स है, मॉलिकुलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। तो और यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक में तो कई सारे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, और क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, और भी बहुत से है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो पढ़ते रहेंगे, 11 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे, हायर स्टडीज में भी और भी पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। और ये जो फिजिक्स है, इसका एक्साइटमेंट कहाँ है? स्कोप तो हम जान लिए। कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट इसका जो आदाय होता है, फिजिक्स का जो आदाय होता है, आदाय फिजिक्स का क्या है आप बोलेंगे? फिजिक्स का स्टाइल। ये जो एक पर्टिकुलर लॉ से कई सारे चीज़ों को सुलझा देना, कई सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लेना, समझ लेना बहुत से फिनोमेना को, ये फिजिक्स कर लेते हैं। इससे कुछ लोग फिदा हो जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स थ्योरीज। आप सोचिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक हो गया, उसी से हम पेड़ से सेब का गिरना, और ये जो प्लैनेट्स का स्टार्स के चारों तरफ घूमना, ये दो चीज़ें ही हम सुलझा देते हैं। तो ये जो यूनिवर्सलिटी है, ये जो जनरल जो ये नेस है, इससे फिदा हो जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करना और उससे नए नए नेचर का सिगरेट्स का मतलब सिगरेट्स को जानना, और जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको मतलब वेरीफाई करना,
या फिर उसको रिफ्यूट करना, नए नए थ्योरी देना, ये कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। ये बहुत चैलेंजिंग लगता है, एक्साइटिंग लगता है। कुछ लोगों के लिए तो फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है वही बहुत एक्साइटिंग लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये लैपटॉप, ये मोबाइल फ़ोन, ये टीवी, ये जो एलईडी लाइट, बहुत सारे सेंसर्स, ये सब कुछ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, एक्साइटिंग लगता है, और उसी में वो मतलब काम करना पसंद करता है। तो हमने जान ली एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके बाद हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट का नाम और उसका जो कंट्रीब्यूशन है। एनसीईआरटी से ही ये जो चार्ट लिया हुआ है, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इसमें मैं, कुछ चीज़ें लेकिन ज़रूर बता दूंगा। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, इसको न्यूटन ने दिया है करके सब गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गैलीलियो गैलीली ने दिया है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया, मतलब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा, गलती करते हैं ऐसा। ऐसा नहीं करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हार्ज ने डिस्कवर किया था। आइंस्टाइन ने केवल प्लांक का क्वांटम थ्योरी लगा के उसको एक्सप्लेन कर दिया था और उसको नोबेल प्राइज मिला था इसके वजह से। उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वजह से नोबेल प्राइज नहीं मिला था, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेन किया था उन्होंने। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये जो कुछ मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरते हैं, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब गिरते हैं, तब उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको, 12th में शायद पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ज़्यादा चिंतित होने का ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसमें से कई सारे चीज़ जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो जितने भी इस चार्ट में है ना, इस लिस्ट में है ना, ये आज का जो 21st सेंचुरी है उसको रिसेप किया है। ये सारे इन्वेंशंस ये बहुत पहले से शुरू हुए हैं। जैसे कि आर्किमिडीज के ज़माने से, गैलीलियो के ज़माने से शुरू हुए, न्यूटन आए, उसके बाद फेराडे मैक्सवेल आए, उसके बाद हार्ज आए, हमारे जेसी बोस आए, जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया था, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को खास करके, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव का डिस्कवरी को। ये हमारा इंडियन साइंटिस्ट है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो हमारा इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इस लिस्ट में आप खास करके उन कंट्रीब्यूशन को आप जरूर याद रखिएगा। ये जो एक्सरे है, इसका डिस्कवरी होने से हम जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है इसके बारे में बहुत से जानकारी हासिल हुई है। ये सारे जो चीज़ें हैं फिजिक्स का, ये सब दूसरे फील्ड्स में भी इसका बहुत इम्प्लीकेशंस आए, मतलब इसका जो एप्लीकेशंस आए। अब सोचिए कि एक्सरे डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से यूज़ होता है मेडिकल साइंसेज में। तो और ये जो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हुआ था, कुरी ने किया था, इससे तो हम, ये अगर नहीं हुआ होता तो हम एटॉम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हासिल ही नहीं कर पाते। ये जो रादरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हुए अल्फा रे से वो एक्सपेरिमेंट किया था और न्यूक्लियस और एटॉम के बारे में जानकारी हासिल किए थे। दूसरा भी इसमें बहुत से देखिए साइंटिस्ट का नाम है। हमारा इंडियन साइंटिस्ट इसमें सीवी रामन है, जिन्होंने इनलास्टिक कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स दिया था। इन्होंने अपना करियर कोलकाता से शुरू किए थे, और हालांकि वो मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे, उसके बाद कोलकाता आ गए थे फाइनेंशियल सर्विस में काम करने के लिए। वहीं पे काम करते करते वो कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो कलकत्ता में जादवपुर में है उसमें जाते थे और वहाँ पे रिसर्च करते थे। ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब मतलब एक्यूस्टिक्स के बारे में रिसर्च करते थे, और वो सब रिसर्च करते 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 उन्होंने रामन इफेक्ट का डिस्कवरी कर लिया। और बाद में उन्होंने आईआईएससी बेंगलोर में गए और अपना आखिरी ज़िंदगी उन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में बिताई। एनसीईआरटी में उसके बारे में दिया हुआ है सारे इन्फॉर्मेशन। आप डॉक्टर सीवी रामन के बारे में, सीवी रामन के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, पहला इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था साइंस में। तो इसके बाद हमारे मेघनाथ शाह है, थर्मल आयनाइजेशन का थ्योरी दिए, सत्येंद्र नाथ बोस है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दिए है। और उसके बाद भी एक और अच्छा जानकारी आपको दे देता हूँ, ये पॉल डिराक, बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट, जिन्होंने 1984 में उसका डेथ हो गया है, 1902 में इसका बर्थ हुआ था।
और 1933 में, यानी 31 साल की उम्र में, इन्होंने नोबेल प्राइज मिल गया था इसको। और उसका जो पीएचडी थीसिस था वो ही एक बहुत बड़ा थ्योरी था। तो उन्होंने जो फार्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, आप आगे जाके हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, ये सब उनका कंट्रीब्यूशन था उसमें। वो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है उसका। इसी तरह से हमारा इंडियन साइंटिस्ट यहाँ पे होमी जहांगीर भाभा को आप देख सकते हैं, ये जो कास्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, ये उन्होंने दिया था। और चंद्रशेखर जो है, उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में उसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब्दुल सलाम एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, जिन्होंने बोल रहा था ना कि फिजिक्स यूनिफिकेशन के लिए, यूनिफिकेशन के लिए काज करते हैं। तो वो वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो फोर्सेस को उन्होंने यूनिफाई कर दिया था। हालांकि वो थियोरेटिकली किया था, बाद में वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुआ है, राबिया ने और वेरीफाई किया है उसको एक्सपेरिमेंटली। तो ये गया ये लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा इन सब चीज़ों में। एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है ये लिस्ट, आप पढ़ लीजिएगा खुद से। अब फिजिक्स का रिलेशन क्या है अदर ब्रांचेस के साथ? मैं तो कहता हूँ कि फिजिक्स ही सिर्फ एक ओरिजिनल सब्जेक्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट इससे डिराइव किए हुए हैं। अब किसी भी चीज़ में जाइए, आपको डेरिवेशन लगेगा, फिजिक्स है उसमें। यहाँ पे कुछ लिख कर दिया गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स को जोड़ दिया गया है और बायोफिजिक्स बन गया है। केमिस्ट्री के साथ कुछ जोड़ दिया गया है फिजिक्स को और केमिकल फिजिक्स आ गया है। जियोग्राफी के साथ जोड़ दिया गया है और आ गया है जियोफिजिक्स। मेडिकल साइंसेस के साथ जुड़ा गया है मेडिकल फिजिक्स से। सिर्फ साइंसेस के साथ नहीं, कॉमर्स के साथ भी है, इकोनॉमिक्स के साथ। मतलब इकोनॉमिक्स में फिजिक्स का कुछ रूल लगाया गया है और इकोनॉमिक्स का कुछ मतलब कुतिया को सुलझाया गया है, कुछ चीज़ों को सुलझाया गया है, कुछ थ्योरीज आए हैं, तो उसको इकोनो फिजिक्स कहा जाता है। आप कहेंगे कि बायोफिजिक्स में कैसे होता है? ये जो हमारा जो बॉडी का जो नार्व जो है, वो जो मैसेज कैरी करता है ब्रेन से लेकर के किसी मसल तक या फिर कहीं पे भी हो, हमारा हार्ट में भी जो है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करता है और हार्ट बीट करता है एक पर्टिकुलर रिदम में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जब बात करते हैं, वो तो फिजिक्स का ही मतलब हिस्सा है वो ही नहीं, सिर्फ जो पेड़ में जो रूट से जो पत्ते तक जो उसका न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो ये भी फिजिक्स से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। केमिस्ट्री में आप कहेंगे कि ये जो रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है और वो जो बॉन्डिंग होता है उसके बीच का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह से मेडिकल फिजिक्स में तो आप बोलो ही मत, मतलब इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस है। ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, एक्ूस्टिक्स का बहुत सारे एप्लीकेशंस है, एक्सरे से लेकर गामा रे से लेकर के, मतलब ये जो कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन दिया जाता है, वो जो रेडियो आइसोटोप्स है, वो फिजिसिस्टों ने ही उसका डिस्कवरी किया है। और आप इतना ही नहीं, आपको अगर हिस्ट्री भी पढ़ना है ढंग से, तो फिजिक्स का हेल्प लेना है। वो कैसे? आपको किसी बहुत पुरानी इमारत का या बहुत पुरानी एंटीक चीज़ का आपका एज पता करना है, तो क्या करते हैं आप? रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं। तो ये भी फिजिक्स से ही आया है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो है। मतलब आर्कियोलॉजी में इसका एप्लीकेशंस है फिजिक्स का, हर जगह में एप्लीकेशंस है इसका। और फिजिक्स के साथ टेक्नोलॉजी का रिश्ता, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। देखिए, फिजिक्स जो है, कुछ लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले फिजिक्स आते हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत सालों से चले आ रहा है, बाद में उसका पीछे का फिजिक्स हमने ईजाद की है, डिस्कवर की है, इन्वेंट की है। तो ऐसा ही होता है, मतलब पहले फिजिक्स या पहले टेक्नोलॉजी, ये बहस करना ही बेकार है। ये ऐसा ही बहस होगा, पहले अंडा है कि पहले मुर्गा। तो हम उस बहस में नहीं जाएंगे। आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे कि कब कैसे कुछ टेक्नोलॉजी पहले से थे और बाद में उसका साइंस यानी फिजिक्स हमने डिस्कवर किए हैं। ये एग्जांपल्स कुछ आगे देते रहेंगे हम। तो
यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लिस्ट दिया गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी फिजिक्स क्या है और उसका करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजीज बताया गया है। ये जो स्टीम इंजन है, ये जो कार्नोट इंजन है, ये जो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब है, ये एक्चुअली क्या है? ये जो लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पर चलता है। ये हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं, ये एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन का टेक्नोलॉजी, जो जिसको फार्मी ने दिया था, उसी के बदौलत हम आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना पाते हैं। ये जो रेडियो टेलीविजन है, इसमें जेनरेशन, प्रोपागेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये एक्चुअली बेसिक फिजिक्स उसका पीछे का होता है। कंप्यूटर में डिजिटल लॉजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेज़र में जो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, उसको काम पे लगाया है। ये जो अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, इसका बहुत अहम है। ये अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लगते हैं? ये जो पार्टिकल एक्सीलेटर्स होता है, जिससे हम मतलब एटम्स को, न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और नए नए मतलब वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का वो फिजिक्स हम निकालते हैं, वहाँ पे होता है। ये जो एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो मेडिकल साइंस में मतलब डायग्नोस्टिक के लिए एक बहुत ही अहम टूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। उस उसमें हमें बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत होता है, तो उसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स है, ये इसका पीछे का फिजिक्स अब सुपर कंडक्टिविटी, कॉन्डेंस मैटर फिजिक्स का एक पार्ट है। ये सुपर कंडक्टिविटी से हमें मिला है। तो अगर सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर नहीं होता तो यहाँ पे देखिए, पहले फिजिक्स आया, बाद में टेक्नोलॉजी आया, उसका इम्प्लीकेशन हुआ। ये जो रॉकेट प्रोपल्सन है, उसमें हम बेसिकली न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशंस को लगाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर से उसमें फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हम करते हैं, उसमें क्या होती है? कन्जर्वेशन, कन्वर्सन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ऊंचाई में जो वाटर है, उसमें हम क्या जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जो होता है हाइट। तो अब 100 मीटर के ऊंचाई में अगर पानी है, वाटर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हाइट ज़्यादा होने के कारण ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो हमेशा हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि हमेशा नेचर में चीज़ें मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। तो वो पोटेंशियल हाई, जो हाई पोटेंशियल एनर्जी, वो कम होने के लिए कोशिश करेंगे, और इसी वजह से वो वाटर पहाड़ के ऊपर से वाटरफॉल होकर नीचे आ जाएंगे और वो समुंदर की तरफ बह जाएंगे। और वो जो ऊपर से नीचे जो वाटर आ रहा है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम काम पे लगा के, मतलब उससे टरबाइन घुमा के हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कर लेते हैं। ये जो एरोप्लेन है, उसमें बार्नौलीज प्रिंसिपल काम करता है। पार्टिकल एक्सीलरेटर बात कर रहा था अभी, तो उसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये काम करता है। इससे हम मतलब चार्ज पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा कर लेते हैं और उससे बॉम्बार्ड करके टारगेट का न्यूक्लियस को तोड़ते हैं या फिर एटम को तोड़ते हैं। बहुत से काम आता है पार्टिकल एक्सीलरेटर। मटेरियल मॉडिफिकेशन करते हैं हम। ये इसी पार्टिकल एक्सीलरेटर को काम पे लगा के हम आयरन से गोल्ड बना सकते हैं। आप कहेंगे तो फिर आयरन से सारे आयरन को गोल्ड बना देते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे, इसलिए कि उसमें जितना खर्चे आएंगे, नेचुरली गोल्ड आपको मिल जाएगा उतना खर्च में, और भी बहुत ज़्यादा। इसमें खर्च बहुत, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा ना, पावर आपको चाहिए होगा, तो उसमें आपको खर्च बहुत ज़्यादा होगा। आप हालांकि कर सकते हैं, आप आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव का जो फिजिक्स है, इससे सोनार आया। ये सोनार कहाँ पे काम करता है? ये जो सबमेरिन्स होता है, वो दूर का किसी ऑब्जेक्ट्स को मतलब डिटेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे जो एरोप्लेन्स होता है, वो अपना हाइट नाप लेते हैं कि कितना ऊंचाई में वो उड़ रहा है। और मेडिकल साइंस में तो आप अल्ट्रासोनिक वेव का जानते ही है एप्लीकेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे आप हमारे एब्डोमेन का इमेज ले लेते हैं। मतलब ये सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो प्रिंसिपल है फिजिक्स का, उसको काम पे लगा के हम ऑप्टिकल फाइबर्स बनाते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आज जो हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, ये इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स के वजह से।
ये जो हमने आज सेल के बारे में इतना स्टडी कर लिए है, सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ में सेल्स की बात कर रहा है, तो उसके बारे में इतना जानकारी हम कहाँ से हासिल किए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम नहीं हासिल कर पाते उतना जानकारी। तो वो भी फिजिक्स का ही, जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका ही मैनिफेस्टेशन है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इससे हम फोटो सेल बना दिए हैं। और ये जो मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, ये सब चीज़ें थोड़ा हायर लेवल का है, तो आपको अभी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। ये जो टोकामेक है, इसमें हमारे इंडिया में भी एक टोकामेक है, आदित्य नाम है उसका, इंडियन प्लाज्मा रिसर्च लेबोरेटरी में है वो। तो ये मेनली प्रिंसिपल जो है इसका, ये फ्यूज़न रिएक्शन किया जा सकता है उसमें, मतलब कंट्रोल्ड फ्यूज़न के लिए अब तक तो हो नहीं पाया, उसके लिए रिसर्च चल रहा है। तो वो टोकामेक में रिसर्च होता है, और उसके पीछे का जो फिजिक्स है वो है मैग्नेटिक कॉन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। ये जो हम यूनिवर्स के बारे में इतना जानकारी हासिल कर लेते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? विजुअल रेंज में तो कुछ ही आता है, लेकिन उसके मतलब उससे भी अधिक जानकारी हम हासिल कर लेते हैं ये जो कॉस्मिक वेव, रेडियो वेव, इसके सहारे। और इसका डिटेक्शन करके, कॉस्मिक रेडियो वेव का डिटेक्शन करके, वर्षों पहले हुए किसी कॉस्मिक मतलब फिनोमेना, किसी यूनिवर्स के किसी कोने में हुए है, आज उसको हम बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास भी इंडिया में भी ऐसा टेलीस्कोप है, पुणे में है, TIFR में है। तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है उसको। तो ये रहा फिजिक्स के साथ टेक्नोलॉजी का रिलेशन, और फिजिक्स से कैसे टेक्नोलॉजी आया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आया है, ये हम जान लिए। अब हम पढ़ेंगे ये जो फोर्सेस है, ये जो पूरा दुनिया है इसमें कुछ ना कुछ फोर्सेस काम कर रहा है। तो अब तक इंसानों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानकारी जुटा पाए हैं। हम इंसान अब 4 ही फंडामेंटल फोर्स को जानते हैं। हालांकि हम कई सारे फोर्स बोलते हैं, जैसे कि बायंसी, विस्कोसिटी, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये किसी एक फंडामेंटल फोर्स से ही रिलेटेड है। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम एक्चुअली, जो इसका जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से हम, मतलब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको बताया गया है। यहाँ से अगर आप कलर चेंज कर लेते हैं, आप अगर यहाँ से ले करके ना यहाँ तक जाओगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तक, ये जो है ये दिया गया है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ पे होंगे? जहाँ पे मास होंगे वहीं पे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। बस, इसका एक्शन भी मास के ऊपर ही होता है। तो इसका नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। इसका स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ के इसमें बाद में आ रहा हूँ, जब चारों फोर्स के बारे में हम पढ़ लेंगे उसके बाद स्ट्रेंथ में आएंगे। तो ये जैसे एग्जांपल्स क्या है, ये जो जानते ही है, अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये जो सेब पेड़ से पड़ रहा है, मतलब फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सारे चीज़ जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसका पीछे का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो अब तक हासिल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी है, वही आपको देंगे हम। ये कब आता है? ये कहाँ पे आता है? न्यूक्लियर पार्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तब ये फोर्स अराइज होता है। बीटा डीके के टाइम पे ये फोर्स, ये क्या करता है? ये फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स को चेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ अभी समझ में नहीं आया क्वार्क क्या है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन जानेंगे कि उससे भी छोटा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो होता है क्वार्क्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ स्पेसिफिक क्वार्क्स से ही बनता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ में भी पढ़ेंगे, और कुछ शायद 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ कुछ पढ़ेंगे हम। तो ये फोर्स जो है ये नाइदर अट्रैक्टिव है नॉर रिपल्सिव है। इसका नेचर याद रख लीजिएगा।
और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका रेंज नहीं बताया था मैंने। रेंज इसका इनफाइनाइट होता है, मतलब यहाँ पे एक मास है, पृथ्वी यहाँ पे है, वो ब्रह्मांड में का दूसरे कॉर्नर में किसी भी चीज़ के ऊपर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर सकता है। लेकिन बाद में जब हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसका ही स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये, कब कब एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा डीके हो गया। और इसके बाद आएंगे स्ट्रेंथ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये कहाँ पे है, ये इसका सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका नेचर अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव होगा। इसका भी रेंज इनफाइनाइट है। लेकिन हम जानेंगे कि ये जो फोर्सेस होता है ना, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका असर भी उतना नहीं रहेगा। तभी तो मतलब सेब गिर रहा है पेड़ से अर्थ सरफेस की तरफ, लेकिन मून नहीं गिर रहा है। तो ये इसलिए होता है कि वो डिस्टेंस की वजह से होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं ना, ये इन्वर्स कर लो, यानी कि 1/d²। तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर डी बढ़ जाएगा तो जो क्वांटिटी होगा वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो ये हो गया इसका जो रेंज। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो दो फोर्स होता है, ये हमारा इनफाइनाइट रेंज में काम करता है। ये फोर्स एग्जांपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है, मैग्नेटिक फोर्सेस है आपका, फोर्सेस एमंग चार्ज पार्टिकल्स, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो जो दो सरफेस होता है, उन दोनों सरफेस का बीच का जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, उसके बीच का मतलब जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो होता है फ्रिक्शन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। पहले इस फोर्स के बारे में पता नहीं था, तो जब न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुए तब इस फोर्स के बारे में हम मतलब पता कर लिए। इसके बारे में पता चला कि देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो भी एक साथ रह रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता तो ऐसा नहीं होता ना, सेम काइंड ऑफ चार्ज तो रिपल्सिव होगा। तो ये जो है, ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही फोर्स काम कर रहा है। तो कौन सी, इसका एक नया नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करके। ये दोनों ही टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। कब अट्रैक्टिव होता है, एक प्रोटॉन उसका एग्जैक्ट बाजू वाले प्रोटॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, लेकिन जैसे ही 2.5 फेम्टोमीटर यानी कि 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर से अगर ज़्यादा हो गया तो वो रिपल्सिव हो जाएगा। मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन उसका एग्जैक्ट बाजू वाले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को ही मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका नाम भी स्ट्रॉन्ग है। जितने भी फोर्सेस है इनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। देखिए, अगर इस फोर्स को 1 माना जाए, यूनिट माना जाए, तो इससे 1/100 गुना कम स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और 1/1 के बगल में अगर 13 जीरो लगाओगे और वो जो वैल्यू आएगा उतना स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये 10⁻39 टाइम्स स्मॉलर ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब देख रहे हैं कि ये सबसे कम है। ये वीक, नाम वीक है लेकिन ये सबसे वीक नहीं है, ये खास करके याद रखिएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, GWES, मतलब इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से। इस तरह से आप रिमेंबर, गेस करके रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल
फोर्सेस इन द यूनिवर्स। ये जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस एनसीईआरटी में भी आपको टेबल दिया गया है, और इसका ये जो रेंज है, ये जो स्ट्रेंथ है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो वीक का रेंज है ये सब न्यूक्लियर लेवल पे होता है 10⁻16 मीटर। ये जो स्ट्रॉन्ग का रेंज होता है ये न्यूक्लियर रेडियस जितना, बस उतना ही रेंज में 10⁻15 मीटर यानी कि फेम्टोमीटर रेंज में इसका होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फोर्सेस इन नेचर। हम कुछ फोर्सेस अभी बात कर रहे थे ना कि बहुत से फोर्सेस है, और कुछ फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ है, ये कौन सी फोर्स, फंडामेंटल फोर्स से रिलेटेड है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड स्टार्स, ये भी वही है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन फोर्स यानी कि अगर एक ऐसे स्ट्रिंग है और इसको दोनों तरफ से खींच रहा है, तो ये जो टेंशन काम करेगा, ये जो टेंशन फोर्स है ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो विस्कस फोर्स है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। आप कहेंगे कि ये सब सर क्या है, विस्कस फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स, जो टेंशन मान लीजिए, इसको हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर्स में, इसके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को। आगे हम देखेंगे कि जो यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे ना हम, तो ये कितना यूनिफिकेशन हुआ है अब तक, ये हम पढ़ेंगे। देखते हैं, ये एनसीईआरटी में टेबल भी दिया हुआ है इसका, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने बताया कि ये जो सेब का गिरना और ये जो प्लैनेट्स का स्टार के चारों तरफ घूमना, ये एक मतलब चीज़ से एक फिनोमेना है, ये सिमिलर फिनोमेना है। ये सिमिलर लॉ से, सिमिलर प्रिंसिपल से इसको एक्सप्लेन हम कर लेंगे। तो न्यूटन ने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को यूनिफाई कर दिया, ये दोनों डोमेन को यूनिफाई कर दिया। ओर्स्टेड और फैराडे ने क्या किया, पहले ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों फिनोमेना को अलग अलग समझा जाता था, लेकिन अब उसको यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया, ये ओर्स्टेड और फैराडे ने। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, वो एक कदम और आगे गए, उन्होंने तो ऑप्टिक्स को भी जोड़ दिए, ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के साथ ऑप्टिक्स को भी जोड़ दिए, और उन्होंने बताया कि ये तीनों सेम चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मतलब इसको यूनिफाई कर दिए और बोल दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो थ्योरी दे दिए मैक्सवेल ने, मैक्सवेल इक्वेशन दे दिए, और उसी से ये तीनों फील्ड का एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो बोल रहा था वीक इंटरेक्शन जो है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों को यूनिफाई किया किसने, ग्लासो, सलाम और वीनबर्ग ने, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया रूबिया और मैम ने। तो हम देखें कि कैसे कुछ कुछ फोर्सेस को हम यूनिफाई कर दिए, कुछ सब्जेक्ट्स को यूनिफाई, आगे चलकर आने वाले दिनों में और भी होने वाला है ऐसा काम, ऐसा सिंप्लीफिकेशन, ऐसा यूनिफिकेशन। तो ये जो फिजिक्स का दुनिया है ना, ये जो नेचर है, इसमें कुछ बेसिक सा लॉज, फंडामेंटल लॉज काम करता है। उसमें से एक है कंजर्वेशन लॉज। जो मास, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, चार्जेस, ये सब कंजर्व होता है। इसको हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसका एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है कंजर्वेशन का फंडा। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम लिख दिए, यहाँ पे आप मास लिख दीजिए या फिर एंगुलर मोमेंटम लिख दीजिए, लीनियर मोमेंटम लिख दिए, चार्ज लिख दीजिए, और यहाँ पे भी वही चीज़ें लिख दीजिए, तो आपको जो कंजर्वेशन लॉस मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि तो फिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है? देखिए E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में इसका कोई उतना खास प्रयोग नहीं है। उसके लिए आपको लाइट का वेलोसिटी में चलना होगा, तब जाके मतलब मास एनर्जी कन्वर्सन जो है ये होता रहेगा। लेकिन जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में जब भी हम किसी चीज़ को डील करेंगे, बहुत से प्रॉब्लम्स आप मतलब डील करेंगे,
उसको हम सॉल्व कर लेंगे ये सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से। आपका एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल आएंगे जिसको हम केवल कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा के उन सारे सवालों का मतलब सॉल्व करेंगे। ये जो कॉलिशन है, बहुत से और भी चीज़ें हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम आगे जाके करने वाले हैं ये सारे चीज़ों को। तो गया कंजर्वेशन लॉज। और कुछ और भी प्रिंसिपल्स है जो फिजिक्स में काम करता है, जैसे कि किसी भी सिस्टम हमेशा उनका मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आने के लिए कोशिश करते रहते हैं। आप बोलेंगे कैसे, एग्जाम्पल क्या है? ये जो पहाड़ के ऊपर से पानी जो नीचे की तरफ आ जाता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में वाटर आना चाहता है। इसीलिए ये जो एटॉम्स है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एटॉम्स के चार पास में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अगर किसी तरह हम उसे एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट में अगर पहुंचा भी दिए, उसको अगर वहां तक भेज भी दिए, तो थोड़ी ही देर में वो मतलब अपना एनर्जी रिलीज करके फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है। हर कोई, हम भी अगर बस में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम खड़े होकर कौन जाना पसंद करता है? हम बैठना चाहते हैं। अगर 1 घंटा 2 घंटा का सफ़र है तो बैठ के जाना पसंद करता है। अगर उससे ज़्यादा है, आप मान लो कि कलकत्ता से मुंबई जा रही है, मुंबई से कलकत्ता जा रहे हो, तो आप बैठ के जाना भी पसंद नहीं करेंगे, आप सो के जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही नेचर भी हमेशा ग्राउंड स्टेट में मिनिमम एनर्जी स्टेट में आने के लिए कोशिश करता है। नेचर में जितने भी मतलब फेनोमेना है आप देखेंगे, तो हमेशा नेचर का कोशिश यही रहता है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाए। दूसरा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। ये क्या है? ये कुछ इस तरह है कि जो फिनोमेना फिजिक्स का जो लॉज या अर्थ में काम कर रहा है, वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप चले जाए, आप मार्स में चले जाए, मून में चले जाए, वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जी इजिकल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ए इक्वल टू g m1 m2 आर स्क्वायर, सॉरी। तो ये जो लॉ है ना, ये वो आप मार्स पे भी काम करेगा, मून पे भी काम करेगा, कहीं पे भी चले जाए आप। ऐसे ही मतलब फिजिक्स का जो लॉ है, इंसान से बनाया हुआ लॉ नहीं। इंसान ने जो लॉज बनाए हो सकते हैं वो गलत है, वो बाद में बदल जाए, लेकिन जो फिजिक्स का नेचर का जो लॉज है वो कभी बदलते नहीं, और वो वर्षे वही है। मतलब अब आज भी वही है, ऐसे 100 साल बाद भी वही रहेंगे वो लॉज, नेचर का जो लॉज है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इसको कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचर आर सिमेट्रिकल कहा जाता है। तीसरा और एक चीज जो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी भी चीज अगर पड़े हुए है तो वो अपने आप खुद को नहीं बदलेगा जब तक ना आप उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तब तक उसमें कोई बदल नहीं आएगा। मतलब वो खुद को बदलेगा नहीं, वो उसी स्टेट में बने रहेंगे, वो अपना स्टेट नहीं बदलेगा। ये है इनर्शिया। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब नेचर का लॉ है। कोई मतलब अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, जो जिस कुर्सी पे बैठे है उसी कुर्सी में बैठे रहना चाहता है। कुछ इस तरह है। नेचर भी ऐसा ही रूल फॉलो करते हैं। एक्चुअली हम भी नेचर का पार्ट है, तो हमारे भी नेचर ऐसा ही है। तो हमने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ लिए, और आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा चैप्टर को। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा के, बहुत ज़्यादा टाइम लेके 3-4 घंटा पढ़ा के आपको बोर नहीं करना चाहता हो, तो आपने मैं ऐसा ही सोचूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं और बेल आइकन को भी दबा दिए हैं, ताकि आपको जितना भी सारे इन्फॉर्मेशन है वीडियो अपलोड होने का, वो तुरंत पहुंच जाए आपको, आपके पास। आप चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपका दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो ये सारे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारे मतलब नोट्स, डीपीपी। आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और से आपको ये जो आप जो नोट्स है जो पढ़ाया है आपको, इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा तुरंत। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक्स पर, ऐसे तो एक
ऐसे 11th 12th के सारे टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको अगर इंस्टेंट अगर किसी टॉपिक्स पर अगर दिक्कत हो रहा है, किसी प्रॉब्लम सर, आप हमें मेल भेज सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन सा टॉपिक्स है। आप हमें इस मेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं आपका प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे पाए। फ्री नीट जेई प्रिपरेशन @gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हैं आपका प्रॉब्लम्स, तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू।